गुड मॉर्निंग भाई। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल तो हम कुछ पढ़ नहीं पाए, पर एक टॉपिक छोटा सा हमने कल भी पढ़ा था, पेपर में आ सकता है। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, हरियाणा की पहली महिला जिसको भारत रत्न से नवाजा गया। एक हमने कोई एक बूढ़ी सी महिला थी, मातंगिनी हाजरा, है ना, क्या कहलाती हैं? हाँ, लेडी गांधी कहलाती हैं। कौन से आंदोलन में थी ये? 3 औरतें क्विट इंडिया मूवमेंट की फेमस हैं, सुचेता, अरुणा और मातंगिनी हाजरा। गांधी के विचारों से प्रभावित थी। एक और लेडी के बारे में लिखा था नेशनलिज्म के टाइम पर, एनी बेसेंट। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब देखो जो बच गया ना इसमें वो बता दो मुझे। जितना मुझे याद है ये रियासतें बच गई बस। एक बार देख लो पेज नंबर जो रहता है मुझे वो बता दो। 61 से देख लो, 61, 62 कंप्लीट, 63 कंप्लीट, रह ना गया। और 64 पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया, इलेक्शन पढ़ लिए थे, देसी रियासतों का टॉपिक रह गया था ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुन और समझ लो, बाकी तो फिर इसमें नाम रटने ही पड़ते हैं भाई। नाभा रियासत में कौन था या जींद रियासत में, ये नाम है, नाम तो हमें याद करने पड़ते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे जान लो। जब पूरे देश में 1937 में इलेक्शन हुए थे ना, चुनाव, इस टाइम पर प्रांतों में तो चुनाव करा दिए गए। कौन से प्रांतों में? जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। हाँ, जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यहाँ तो हो गया। लेकिन एक आपके हमें याद है, देसी रियासतें भी तो थी। इन देसी रियासतों को संभालने वाले कौन थे? या तो राजा या नवाब, क्योंकि मुस्लिम वाले इलाके में नवाब थे, हमें ये पता है। हमारे यहाँ भी तो थे ना नवाब, जो अपनी ये झज्जर और ये मेवात के बीच का इलाका था। तो इन राजाओं, इन नवाबों, अब राजा तो ज़्यादातर क्या थे और नवाब क्या थे? मुसलमान। अब यहाँ की प्रजा ने कहा भाई भारत आज़ाद होगा तो हम भी तो आज़ाद होने चाहिए। कई सारे लोग तो बहुत परेशान थे नवाबों से, ज़्यादातर नवाबों से परेशान थे। कुछ राजा भी गड़बड़ के थे जो अंग्रेज़ों के कहीं ना कहीं एक तरह से साथ बातचीत करके हमें दुखी करते थे। तो जो हमारा ये एक तरफ कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था ना उस टाइम पर, भारत की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में, इसने एक समझ, एक प्लेटफॉर्म दिया था लोगों को सोचने का, समझने का। तो कांग्रेस ने इन लोगों को कहा कि देखो भाई, हम तो अपना काम करेंगे अपने हिसाब से, तुम अपने राज्य में, क्योंकि तुम्हारे यहाँ राजा है, तुम्हारे यहाँ नवाब है, पता नहीं वो कैसे हमारी बात माने ना माने, तुम लोग एक काम करो, जो तुम जनता हो इनके अंडर तुम अपने प्रजा मंडल बना लो, क्योंकि राजा के अंडर जो रहती है उसे क्या कहते हैं? तो तुम प्रजा मंडल बना लो और अपना एक लीडर अपने में से ही चुन लो, लोकल लेवल पे, जो इस राजा की या नवाब की गलत नीतियों का विरोध करेगा। और देखते ही देखते हरियाणा में भी छुटपुट रियासतें थी, जिनमें बड़ी रियासतों में अगर देखें तो एक तो दुजाना, जिसको दो जाना भी लिख देते हैं, एक आपकी मेवात के आसपास थी, और आपका जो ये बेल्ट है ना, फर्रुख नगर की, गुड़गांव की पट्टी, इसके आसपास थे। और अगर देखें तो झज्जर के आसपास की बेल्ट में थे। और इसके अलावा ये जो जींद वाली बेल्ट थी, जिसने हमारा साथ नहीं दिया था एक टाइम पर, जींद, नाभा, पटियाला। देखो ये अगर तुम सोचते हो कि जनता एंटी थी, जनता हमारी एंटी कभी नहीं, जनता सब भारत के साथ थी। लेकिन उस टाइम में जो पटियाला का राजा था, नाभा का राजा था, जींद का राजा था, ये किसके पक्ष में थे? तो इसीलिए हम लिखते हैं कि जींद 57 की क्रांति में शामिल नहीं था, जबकि जींद की जनता हमेशा से भारत के साथ थी। तो जींद, नाभा, पटियाला, अब जींद तो हमारा इलाका हो गया, नाभा और पटियाला किसके पास है आज? पंजाब। वहाँ के राजाओं को 57 की क्रांति में मदद करने के चक्कर में हरियाणा का इलाका, हरियाणा की बेल्ट, खासकर किसके आसपास की? महेंद्रगढ़, जिसका आपका हिस्सा पड़ता है नारनौल, ये वाली बेल्ट इनको सौंप दी। और बेल्ट सौंपने का मतलब यहाँ से आने वाला टैक्स तुम्हारे घर जाएगा, काम हम ही लोग करेंगे, लेकिन टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? नाभा और पटियाला के राजा। तो हमने फिर यहाँ इनके खिलाफ प्रदर्शन किए और इकट्ठी हुई जनता अपने लीडर्स बनाए। और देखते 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 1929 से स्टार्ट हुआ था पूर्ण स्वराज्य के टाइम, और 1946 तक हरियाणा की बेल्ट में भी यहाँ की जनता ने ही अपने प्रजामंडल बना के अपना एक लीडर बना लिया। जब इनका विरोध हुआ इन राजाओं का, तो अपनी एक बेल्ट में तो राजा ने, कहते हैं 22 लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे, इनको गोलियां चलवा के मरवा दिया था। तो इसको सियासी कांड भी कह देते हैं कि जानबूझ के अंग्रेजों ने ऐसा करवाया या इन राजाओं को
पट्टी पढ़ा के गलत काम करवाया। जैसे 22 लोग चौरा चौरी में जिंदा नहीं जला दिए थे हमने, ऐसे हरियाणा में भी 22 लोगों को गोलियों से भून दिया था एक रियासत के मालिक ने। 4-5 रियासतें हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए पढ़ लेंगे। 64 पेज पे देखो, देशी रियासतें और स्वतंत्रता आंदोलन। पहला पॉइंट, भारतीय कांग्रेस ने देशी रियासतों की जनता को सलाह दी। इसने देशी रियासतों में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि देशी रियासत किसके अधीन थी? राजा। राजा अपने यहाँ ना बनाने दे कार्यालय, ना इनको, जैसे हमने पढ़ा था, ये तो जगह जगह मीटिंग नहीं करते थे। 1921 याद करो, 22 अक्टूबर 1920, फिर 15, 16, 17 फरवरी 1921, याद है ये बातें? ये मीटिंग्स कहाँ अरेंज होती थी? जिसकी बातें मैं कर रही हूँ, हरियाणा। और हरियाणा में अरेंज होने का कारण क्या था? जिन बेल्ट में, ये याद करें हम, भिवानी में हुआ, रोहतक में हुआ। इसका कारण ये था कि ना भिवानी के उस एरिया में जहाँ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई कि राजा था, और ना ही रोहतक में। अगर कहीं किसी इलाके में राजा होगा ना, तो बिना इसकी परमिशन के थोड़ी ना मीटिंग करवा दोगे। तो इस बेल्ट में जहाँ जहाँ राजा है वहाँ परमिशन देंगे नहीं वो, इसलिए हमें नहीं ये कहना पड़ा। तो क्या कह रहे हैं देखें ज़रा, देशी रियासतों की जनता को सलाह दी कि यदि वे चाहें तो अलग से अपने प्रजामंडल बनाकर आंदोलन कर सकते हैं। ये टिक कर लो, देशी रियासत, प्रजामंडल, फिर इसमें लोकल लीडर उठेगा कोई भी। आगे पढ़ना, 27 में देशी रियासतों की जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसका असली रिजल्ट आएगा 37 के इलेक्शन के हेरफेर में। अब आ जाओ दो जाना रियासत। दो जाना याद है? दो जने हों तो मिलके हंस ले, हसन अली, 57 की क्रांति और उस टाइम की, पढ़ लो। 24 गांव की ये रियासत 1805 में अस्तित्व में आई थी। बस ये इतना है, 24 गांव की रियासत थी, कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। यहाँ हसन अली लिख लो, 57 की क्रांति से जोड़ के इसको हम हसन अली से पहले पढ़ के आए हैं। दो जाना रियासत, हसन अली। अगला पॉइंट पढ़ना, अब ये पटौदी की बात करेंगे। पटौदी हमें पता है ना कौन सी बेल्ट में है? गुड़गांव, पटौदी की बेल्ट। दूसरा, अंगल मराठा युद्ध। कितने अंगल मराठा युद्ध हुए हैं? 3। और 3 अंगल मराठा युद्धों के बीच में ही हरियाणा कागजों में लिखित में किसने किसको दे दिया था? सिंधिया परिवार ने। किसको दे दिया था? BEIC को। कब की घटना है ये? कौन सा गांव था ये? सुरजी अंजन गांव। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो उसी दौरान की बात ये बता रहे हैं जब वो सब हो रहा था। ये टिक कर लो। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात 1805 में पटौदी रियासत की स्थापना हुई। तो हरियाणा अब किसके हाथ में था जब पटौदी रियासत बनी है? BEIC के। यहाँ लिख लो, 1803 में BEIC का कब्जा हरियाणा पर। 1803 में BEIC का कब्जा हरियाणा पर, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत। चलो अगला पॉइंट देखना, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के बाद पटौदी रियासत की जनता ने गौरी शंकर वैद्य, एक और वैद्य लेखराम भी पढ़ा हुआ है हमने, वो रोहतक में है, जो बम बनाएंगे, भगत सिंह की HSRA के मेंबर थे, ये दूसरे हैं। गौरी शंकर वैद्य के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना कर यहाँ के तत्कालीन नवाब, नवाब का नाम टिक करो, मोहम्मद इफ्तिकार अली खान, ये ज़रूर अंग्रेज़ों के साथ होगा इसलिए इसके खिलाफ बगावत करेंगे। बगावत करने वाले राजा, इसका नाम क्या है? गौरी शंकर वैद्य। ये इस एरिया का एक आदमी रहा होगा जाना माना। लोगों ने कहा भाई तुम ही मुखिया बन जाओ, प्रजामंडल के लोगों ने। तो ये टिक कर लो, नवाब मोहम्मद इफ्तिकार अली खान के विरुद्ध बगावत कर दी। 46 के आरंभ में पटौदी के नवाब ने वैद्य गौरी शंकर को कारागार में डाल दिया। तो ये यही करते थे, पकड़ पकड़ के इनको जेल में डाल देते थे। नेक्स्ट चेक करना, वैद्य गौरी शंकर की गिरफ्तारी के बाद गुड़गांव में कांग्रेसी नेता गजराज सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। जब प्रजामंडल के मुखिया को पकड़ के जेल में डाल दिया तो फिर कौन आ गई इनकी हेल्प करने? कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले इनको कहा तुम अपने लेवल पे देख लो काम करके, पर जब इनके लेवल का आदमी, क्या नाम था इसका? वैद्य, इसको किसने पकड़वा दिया? नवाब ने। फिर कौन आया लीड करने? कांग्रेस का आदमी। और कांग्रेस का आदमी तो नेशनल लेवल का आदमी है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे ये, पढ़ लो। तो गजराज सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद पटौदी रियासत का विलय किसमें कर दिया गया? गुड़गांव। आज तक पटौदी को किसका हिस्सा माना जाता है? गुड़गांव का।
तो पटौदी में कौन लोकल लेवल पे यहाँ का प्रजामंडल का मुखिया बना था, हेड बना था? गौरी शंकर वैद्य। इसको किसने पकड़वा दिया था? नवाब ने। नवाब का नाम क्या है? इफ्तिकार अली खान। फिर कौन आया था इसके बाद? गजराज सिंह। गजराज सिंह को भेजने वाली कांग्रेस है। यानी पटौदी रियासत के 3 नाम हमें याद रखने हैं, एक वैद्य का, एक नवाब का और एक कांग्रेस के आदमी का। अगले पे आ जाओ। लोहारू। लोहारू की खासियत क्या है? आज सबसे लंबे चौड़ा एरिया बेल्ट है ना एमएलए का। पढ़ो। लोहारू हिसार जिले में। आज कहाँ है लोहारू? भिवानी। अब भिवानी, तब भिवानी जिला नहीं था ऐसे। तो उस टाइम पर लोहारू हिसार जिले में छोटी सी रियासत थी। आगे सिर्फ पढ़ लो। 35 में लोहारू रियासत के लोगों ने वहाँ के तत्कालीन नवाब का नाम टिक करो, मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद, इसके कुशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। 35 में जनता ने अपने नवाब, लोहारू के नवाब का नाम क्या है? अमीनुद्दीन। उस ऊपर वाले का नाम था इफ्तिकार। अगले पेज पर आ जाओ। 1935 को लोहारू के नवाब ने सिंघानी नामक गांव में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 22 आदमी मारे गए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। किस रियासत की घटना है ये? लोहारू। लोहारू का हेड कौन है? अमीनुद्दीन। और ये जो आदमी, ये जो गांव का नाम लिया, सिंघानी गांव। आगे बस पढ़ लो। सूबेदार दिलसुखी। इतने नाम याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ेंगे। ठाकुर भगवंत सिंह, चौधरी मोहर सिंह, नथुराम, गंगा सहाय, बूजाराम, चौधरी चंदगी राम, शंकरलाल, पंडित सत्यव्रत आदि नेताओं ने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी कर्मानंद, इन्होंने कांटेक्ट किया फिर बीकानेर में। कर्मानंद और स्वामी सच्चिदानंद से मिलकर लोहारू में भी प्रजामंडल की स्थापना की। ये टिक कर लो, लोहारू प्रजामंडल की स्थापना। तो पहले यहाँ का नवाब, क्या नाम है इस नवाब का? अमीनुद्दीन। इसने गड़बड़ की, कितने लोग मरवा दिए? 22 लोग। कौन से गांव में? कहाँ की रियासत है ये? लोहारू। तब किस बेल्ट का पार्ट था ये? हिसार। फिर यहाँ के कुछ बड़े बड़े लोकल जो आदमी थे बड़े, वो जाके किससे मिले? बीकानेर। उन्होंने कहा तुम भी क्या बना लो अपने यहाँ? प्रजामंडल। अगला पॉइंट टिक करना। स्वतंत्रता के बाद लोहारू रियासत का विलय हिसार जिले में कर दिया गया और आज लोहारू हिस्सा है भिवानी का। लिख लो, वर्तमान में भिवानी का। इसकी सीट पढ़ते हैं हम एमएलए की बड़ी सीटों में। जींद रियासत पे आ जाओ। जींद में जब 57 की क्रांति थी तो जींद ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? जींद का राजा किसके साथ मिल गया था उस टाइम पर यहाँ की प्रजा हमारे पक्ष में थी, क्योंकि प्रजा तो अपने ही लोग तो थे। पढ़ो। जींद रियासत में प्रजामंडल की नींव रखने वालों में हंसराज रहबर, एक नाम टिक कर लो, हंसराज रहबर। आगे सिर्फ पढ़ लो, पंडित देवी दयाल। अगला फिर टिक कर लो, बनारसी दास गुप्त। तुम जानते हो ये आदमी बहुत बड़ा बनेगा आगे जाके, ये सीएम बनेगा, विधानसभा का स्पीकर बनेगा, ये डिप्टी सीएम बनेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रजामंडल के अंडर काम कर रहे थे ये? जींद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसराज रहबर और बनारसी दास गुप्त। आगे सिर्फ पढ़ लो, राजेंद्र कुमार जैन का सराहनीय योगदान। जींद रियासत में गठित प्रजामंडल के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, अध्यक्ष श्री बनारसी दास, यही बनारसी दास गुप्त, ये एक ही आदमी है। आगे पढ़ना। 40 में दादरी नामक, ये दादरी फेमस हो गया होगा 40 तक, जानते हो क्यों? 1938-39 में यहाँ एक फैक्ट्री लग गई थी। क्या फैक्ट्री थी वो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास एक आदमी था, सेठ राम कृष्ण डालमिया। इन्होंने, अमीर थे, नाम सेठ है, उस टाइम पर पैसा लगाया और पैसा लगा के चरखी दादरी का बहुत सारा बड़ा हिस्सा एक्वायर, मतलब लेकर अपना खरीद किया, जैसे भी इन्होंने मैनेज किया। और वहाँ बहुत बड़े हिस्से में किसकी फैक्ट्री लगाई? सीमेंट की फैक्ट्री लगाई। उस टाइम इंडिया में उतना एडवांस्ड नहीं थे हम कि अपनी सीमेंट की फैक्ट्री खुद लगाते। इन्होंने इंजीनियर्स कहाँ से बुलवाए थे? जर्मनी। और सीमेंट फैक्ट्री का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई सीमेंट की। अब सीमेंट बनेगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, कहीं भी अगर कोई फैक्ट्री लगती है तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है? हरियाणा की इस बेल्ट में तुरंत रोजगार बढ़ने लग गया। जितने ज़्यादा उद्योग धंधे लगते हैं ना, उतना उस एरिया का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ उद्योग धंधे हैं वहाँ कामकाज होगा, ये लगा लो, वहाँ रोड बनेंगे, कनेक्टिविटी, मार्केट, तो डेवलपमेंट होगा। तो हमारे हरियाणा के इस इलाके का डेवलपमेंट किस आदमी ने शुरू किया?
पर डालमिया एक, ये मान के चले, पूंजीपति है, और पूंजीपति है तो हर पूंजीपति, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, वो फायदा देखेगा, प्रॉफिट देखेगा। किन्हीं कारणों से स्टार्टिंग में तो इस बेल्ट ने बहुत फायदा दिया, बहुत लोगों को रोजगार मिला, और हरियाणा में ये जो ये फैक्ट्री लगी, उस टाइम तक तो हरियाणा था भी नहीं, ये एशिया की बड़ी फैक्ट्रियों में इसका नंबर आता था। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ चलती थी। सही सब कुछ चला, देश आज़ाद हो गया, फैक्ट्री चलती रही, रोजगार का अवसर लोगों को मिलता रहा, देश तरक्की करता रहा, ये इलाका। लेकिन 1981 आते आते इस फैमिली का, मजदूरों की यूनियन, जैसे जब काम बढ़ता है ना तो मजदूरों की अपनी बड़ी क्या बन जाती है, यूनियन। और यूनियन में फिर लोग अपने हकों की बात रखते हैं, क्योंकि उसमें यूनियन के मुखिया पढ़े लिखे होते हैं। भाई ये विदेशी मजदूरों की चीज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे काम किया, तो उस तरह की बातें करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में सेठ काम कर रहा होता है, तो यूनियन अपने प्रॉफिट की सोच रही होती है, और वहाँ जाके दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट होता है। अब क्योंकि पैसा पूंजीपति का है, रोक सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। 1980s का एंड आते आते ये हो गया था, 80 के एंड में, कि भाई फैक्ट्री बंद करेंगे, हमें नहीं चलानी, रोज की चिकचिक हमारे बस की नहीं है। इन्होंने 1981 में इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। बंद कर दिया तो कुछ लोगों ने, तो पहले तो कहते हैं मजदूरों ने हड़ताल की थी, जो भी रहा होगा, मजदूरों ने कुछ कहा, फिर मालिक ने वो तू मैं होके, और बात फाइनली तालाबंदी पर आ गई। मजदूरों को लगा मालिक 1-2 महीने में खोल देंगे, फैक्ट्री बंद रह गई, कई महीने बंद रह गई। तो सोचो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बच्चे, माँ बाप, बूढ़े, भाई वाइफ है, कहाँ से खाना खिलाएगा आदमी। धीरे धीरे लोगों को लगा कि बहुत बड़ा नुकसान है, उन्होंने प्रदर्शन शुरू किए कि भाई फैक्ट्री चलवाओ, हम इतने सालों से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे कैसे बंद कर दी। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पीएम के कानों तक पहुंचा। पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा भाई अगर कोई दिक्कत है, डिस्प्यूट है, तो हम, भारत सरकार इसको एक्वायर कर लेगी, हम मालिक को पैसा दे देंगे और ये चलती फैक्ट्री ऐसी की ऐसी रह जाएगी। उन्होंने इसका अधिग्रहण करवा दिया सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिसका काम था सीमेंट से जुड़े कामों को देखना और सीमेंट का प्रोडक्शन करना। यानी सीसीआई ने हमारे यहाँ की डालमिया फैक्ट्री, जो सीमेंट फैक्ट्री थी, इसको एक तरह से खरीद लिया। पैसा सरकार ने दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये फैक्ट्री किन्हीं कारणों से खुल नहीं पाई। और 1900, ये लगा लो 1981 से आज क्या है 2022, 41 ईयर्स बीत गए, इस फैक्ट्री पे तालाबंदी है। इन 40 सालों में कितना बड़ा नुकसान देश का हुआ, अर्थव्यवस्था का हुआ, और लोगों के रोजगार का भी हुआ। तो ये जो पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टर, ये इससे जोड़ के याद करना कि 40 में क्यों इंपॉर्टेंट था। देखो अब आगे, तो जींद, ये बनारसी दास हो गया। 40 में दादरी नामक स्थान पर पहली जनसभा का आयोजन डॉक्टर सत्यपाल की अध्यक्षता में हुआ। इसके विशेष अतिथि, टिक कर लो, दादरी में विशेष अतिथि पंडित नेकीराम शर्मा। कौन नेकीराम शर्मा? जिनका जन्म हुआ था कैलंगा गांव रोहतक में 5 सितंबर, ना मिले 7 सितंबर, ना मिले 4 सितंबर। कब हुआ था? 1887। पंडित नेकीराम, कोई किताब, कोई मैगजीन भी निकाली थी ना, संदेश, वही है ये, वही। और किसके मेंबर बने थे? तिलक के स्वराज संघ के, यहाँ लिख लो, तिलक के स्वराज संघ। कैसा टेंट लगाया था वो इन्होंने? कुर्सी रहित पंडाल। तिलक के स्वराज संघ के सदस्य रहे, तिलक के स्वराज संघ के सदस्य। और कौन से आंदोलन को हरियाणा में फेमस करवाया? होम रूल लीग को। तो ये इन्होंने भी जींद रियासत में जनसभा जो थी, वहाँ ये चीफ गेस्ट बन के गए थे, दादरी में। पटियाला पे आ जाओ, पहला टिक करना। आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल क्षेत्र पटियाला रियासत के अंतर्गत था। तो नारनौल पटियाला के अंतर्गत क्यों था, इसका कारण हमें समझ में आ गया। 57 की क्रांति में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? पटियाला। तो हरियाणा की बेल्ट का टैक्स का सिस्टम उनके साथ जोड़ के कह दिया ये इनका है। नेक्स्ट टिक करना। 45 में पटियाला रियासत की जनता ने प्रजामंडल बनाकर, तो सबने प्रजामंडल बनाने शुरू कर दिए। जनता ने प्रजामंडल बनाया, इसका मतलब जनता किससे दुखी रही होगी? यहाँ के मुखिया से। तो ये टिक कर लो, जनता ने प्रजामंडल बनाकर, बस पढ़ लो आगे। महाराजा का ध्यान जनता की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया। सिर्फ नाम पढ़ेंगे हम, टिक मार्क नहीं करेंगे। राम किशोर, माता दीन, अयोध्या प्रसाद, कमला देवी, बनवारी लाल, राव माधो सिंह, राव ईश्वर सिंह आज़ाद, चौधरी दुलीचंद, राम शरण चंद मित्तल, श्री राम कौशिक, ये सब प्रमुख नेता थे। अब इनके इतने नाम तुम्हें याद नहीं होंगे और नहीं करने हैं, बस एक आइडिया रखो कि जींद रियासत का जो राजा था, इसके खिलाफ क्या खड़ा हो गया था? एक बहुत बड़ा प्रजामंडल। प्रजामंडल।
पटियाला के राजा के खिलाफ थे ये और इस इलाके में थे। अगला है नाभा। नाभा पे आ जाओ। आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले का अधिकांश भाग ये पंजाब के बेल्ट से यह पकड़ा दिया था। बावल, कनीना, अटेली नाभा के राजा प्रताप सिंह की रियासत में शामिल था। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट टिक करना। 46 के मध्य में प्रताप सिंह ने, जो यहाँ का हेड था, प्रजामंडल के आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में यहाँ की जनता ने कहा था, नाभा वाले बावल छोड़ो। इन्होंने कहा था तुम कहाँ के हो? नाभा, पंजाब। तुम आके कहाँ बैठे हो? बावल। और ये तुम्हें गिफ्ट में दे दिया इन अंग्रेजों ने, तुम इसके हकदार नहीं हो। तब ये बात उठी थी। तो ये छोटी छोटी सी रियासतें थी जिनके प्रजामंडल बनाने का किसने आइडिया दिया था? कांग्रेस ने। कि जहां कांग्रेस ने देखा कि भाई मेरा ज़रूरत नहीं है, प्रजामंडल अपने आप काम कर लेगी। लेकिन कहाँ पढ़ रहे थे कि प्रजामंडल का आदमी पकड़ लिया राजा ने, फिर खुद आया कांग्रेस वाला पटौदी। पटौदी की रियासत देखो पिछले पेज पर थी पटौदी। ठीक है, और बताओ क्या रह गया? 65 पेज तो शायद पूरा हो गया। और इसी पेज पे क्या रह गया? अच्छा, बनारसी दास और देवीलाल जी दोनों रह गए थे। बनारसी दास देखो, बनारसी दास गुप्त अब तुमने देख ही लिया, कई बार नाम आ गया। पहला पढ़ो बनारसी दास। 1930-31 में बनारसी दास सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए घर से भागकर मेरठ के सत्याग्रही शिविर में चले गए। आगे जाके तुम्हारे सीएम बनेंगे, ये डिप्टी सीएम बनेंगे, विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। पर अपनी यंग एज में ये भाग गए थे अपने घर से। कहाँ के शिविर में? मेरठ। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसका हिस्सा थे पहले? मेरठ, इसका यूपी का। बाद में हिस्सा हमें उसका बनाया 57, यानी हम यूपी के साथ भी अटैच थे। वैसे कहने को हमें कागजों में अलग कर दिया था। इनके बारे में थोड़ा सा यहीं लिख लो। लिखो इनका जन्म भिवानी में। बनारसी दास गुप्ता जी का जन्म भिवानी, और इनका जन्म हुआ है 5 नवंबर 1917। 5 नवंबर 1917। 17 में ही इंदिरा गांधी भी जन्मी थी। 17। इनकी डेथ लिख लो, अभी 2007 में हुई थी, 90 साल की उम्र में। डेथ 2007। ये हरियाणा के चौथे नंबर के सीएम थे। लिख लो, 4th सीएम रहे थे ये। 4th सीएम। पढ़ लिख कर आए थे राजस्थान से। जैसे हमने सबका पढ़ा, कोई आगरा से पढ़ के आया, कोई लाहौर से। ये राजस्थान पिलानी से पढ़ के आए थे। ठीक है, इनका मेन सहयोग या तो प्रजामंडल में था। लिख लो यहाँ प्रजामंडल, अभी तुम पढ़ के आए थे ऊपर प्रजामंडल। प्रजामंडल में काम किया। कौन से में? जींद वाले में। लिख लो प्रजामंडल जींद, उसके हेड भी तो बनाए थे ये। और यहीं लिख लो, इन्होंने भूदान आंदोलन में सहयोग किया था 1951 में। भूदान आंदोलन में सहयोगी 1951 में। तो पूछ लेंगे हरियाणा में 1951 में निम्न में से किस बड़े मुख्यमंत्री जो रहे हैं उस हस्ती ने योगदान दिया? तो कौन था ये? बनारसी दास। ये जानबूझ के घुमा के पूछेंगे विधानसभा ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जिसने भूदान आंदोलन में भी सहयोग किया था? कौन था ये? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कम्युनिटी मैरिजेस की भी प्रथा चलाई थी। जो ये इकट्ठे नहीं होते, सामूहिक विवाह कम्युनिटी में। लिख लो, ये सामूहिक विवाह की प्रथा चलाई कि भाई खर्चा ना करें, इकट्ठे एक कम्युनिटी के लोगों की शादी करवा दे। सामूहिक विवाह, कम्युनिटी मैरिजेस की प्रथा। तो 5-6 चीज़ें अच्छी की हैं। 3 बड़ी पोस्ट पे रहे हैं। लिख लो यहाँ क्या क्या रहे ये? सीएम, डिप्टी सीएम और अध्यक्ष। लिख लो, 2 बार सीएम, 1 बार डिप्टी सीएम और 1 बार अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। 2 बार सीएम, 1 बार डिप्टी सीएम और 1 बार विधानसभा अध्यक्ष। तो हरियाणा के किस इंसान ने भूदान आंदोलन में सहयोग किया और वो सीएम बने? कौन से प्रजामंडल के थे ये? जींद प्रजामंडल। ये कब जन्मे थे? 1917 में। कब एक्सपायर हुए? 2007 में। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ चले गए थे भागकर? 1930 वाले मेरठ। मेरठ में। अगला पॉइंट टिक करना। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 2 सत्याग्रही सबसे बड़े, एक तो विनोबा भावे, एक नेहरू। विनोबा भावे। ये भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो इससे तुम अंदाजा लगाओ कि विनोबा भावे से ये भी प्रभावित होंगे। विनोबा भावे किससे प्रभावित थे? गांधी से। यहाँ टिक कर लो, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ लिख लो विनोबा भावे
और नेहरू, पहले 2 सत्याग्रही थे वो। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पास लिख लो, विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और सेकंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जरूर विनोबा भावे से प्रभावित हैं, क्योंकि कौन से आंदोलन में भी साथ हैं? भूदान, जो किसने स्टार्ट किया था? साउथ में चलाया था ना, इन्होंने हरियाणा में काम किया। तो जानबूझ के घुमा फिरा के कहेंगे हरियाणा में भूदान आंदोलन में सहयोग करने वाला कौन सा मुख्यमंत्री भी बना था? बनारसी दास गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें। चलो आगे पढ़ो। तो 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, 2 वर्ष की सजा दी गई। बनारसी दास ने रेवाड़ी में नवयुवक सभा की भी स्थापना की। सारी चीजें समझ में आ गई। जन्म भिवानी में, कौन सी प्रजामंडल के मुखिया? जींद के। मेरठ भाग गए, कब भाग गए थे मेरठ? 30 में, जब गांधी ने क्या चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 40 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, 41 में ये पकड़े गए थे। कितने साल की सजा हुई? 2 साल। फिर आगे हमने देखा देश की आज़ादी के बाद ये विनोबा भावे के आंदोलन को फिर आगे बढ़ाएंगे। किसको? भूदान को। कितनी बार सीएम रहे हैं? डिप्टी सीएम एक बार विधानसभा के अध्यक्ष। चलो देवीलाल जी का टॉपिक पढ़ते हैं। सिरसा जिले के चौटाला गांव में जन्मे चौधरी देवीलाल हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे। ये कब जन्मे थे? 1915, लिख लो यहाँ 1915। और इनकी डेथ हुई है 2001 में, 1915 से 2001। ये उस टाइम लीडर थे ना, जब ये आंदोलन चल रहे थे ना, स्टूडेंट्स के लीडर थे ये, इन्होंने भी काम किया था। अगला पॉइंट टिक करो। 30 में देवीलाल पढ़ाई छोड़कर स्वयं सेवक बन गए। कितने साल की उम्र में? 15 साल। 15 साल में स्वयं सेवक बन गए। एक वो 1917 में पैदा हुए थे और 1930 में घर छोड़ के भाग गए, 13 साल के। कौन थे वो? हाँ, ये पता है क्या, जब यंग एज होती है ना तभी क्रांति की भावना होती है। जैसे कोई 70 साल 60 साल में थोड़ी ना घर छोड़ के मेरठ भागेगा। मेरठ भागने वाला लड़का 13 साल का था। जन्मा कब था? 17 में। और वहां कब चला गया? 30 में। ये 15 में जन्मे हैं और ये कब चले गए? 30 में। ये जेल की यात्राएं की लोगों ने यंग एज में। आगे पढ़ो। देवीलाल वर्ष 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार हुए और कारावास की सजा हुई। ऐसे ही हो गई जैसे उनको 41 में हुई थी। किसको? बनारसी दास को। बनारसी दास गुप्त जो है ना, ये वैश्य महासम्मेलन के भी फाउंडर हैं। लिख लो यहीं पर, वैश्य महासभा लिख लो, वैश्य महासभा। वैश्य महासभा के फाउंडर, जो वैश्यों की इकट्ठी महासभाएं होती है ना, इसके शुरुआत करने वाले थे ये। कौन? बनारसी दास गुप्त। हम जानते हैं गुप्ता कौन से समाज के हैं? वैश्य। व्यापारी तो होते हैं अग्रवाल, गुप्ता और ये लोग। चलो अगले पेज पर आ जाओ। देश आज़ाद हुआ और उस टाइम सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? तो सब लोग भाग के कौन सी पार्टी के मेंबर बनते थे? लेकिन आगे जाके ये जो ताऊ देवीलाल है, इनका डिस्प्यूट हो गया कांग्रेस के साथ और फिर ये किस में आएंगे? विपक्ष में। और तब से आज तक विपक्ष में ही हैं अपनी पार्टी बना के। देखो ज़रा, 52 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने, 62 के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और विपक्षी दल के नेता बने। तो 52 में तो कांग्रेस में थे, 62 में विपक्षियों में पहुंच गए। अगला पढ़ना। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, 2 बार हरियाणा के सीएम बने और 77 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के सीएम बने थे। तो इसका मतलब जनता पार्टी की तरफ से मेंबर थे ये। हरियाणा में सीएम रहे, देश में क्या रहे थे ये? उप प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट देखो, 1989 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। 6ठे उप प्रधानमंत्री थे, लिख लो यहाँ, 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनको किंग मेकर कहते हैं। इन्हीं के कारण 2 पीएम बने थे, एक वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर। दोनों के नाम लिख लो यहाँ, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। दोनों पीएम के सिर पे किसका हाथ था? किंग मेकर ताऊ देवीलाल का। तभी बन पाए थे, वरना अल्पमत की सरकार थी जनता पार्टी की तब भी, 89 से 91 भी। चंद्रशेखर। चलो अगला देखो, 2001 को चौधरी देवीलाल जी का निधन हो गया। इनकी समाधि का नाम क्या रखा? संघर्ष स्थल। लिख लो यहाँ, समाधि संघर्ष स्थल। कहाँ बनाई? हरियाणा या दिल्ली? दिल्ली, क्योंकि उप प्रधानमंत्री है ना, इसीलिए दिल्ली में संघर्ष स्थल। और क्या रह गया था? इस पेज पे देख लो,
राम सिंह जाखड़, ये कुछ नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति बनी थी, उसके हेड थे, बस टिक कर लो। राम सिंह जाखड़ का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के लड़ावन होना चाहिए गांव में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष रहे थे। फतेह सिंह पढ़ लिया था हमने, आज़ाद हिंद फौज के, नहीं पढ़े थे ये। सुचेता कृपलानी भी नहीं पढ़ा, आप पढ़ लो, अब समझ में आएगा। 1908 को अंबाला जिले में जन्मी सुचेता कृपलानी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचेता कृपलानी के हस्बैंड कौन है, जो क्या बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष, आज़ादी के टाइम वही थे अध्यक्ष। आगे पढ़ो। सुचेता कृपलानी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए अंडरग्राउंड राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े नेता थे, इनके नाम का अस्पताल भी है दिल्ली में, जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ा नाम, कांग्रेस के विरोध में उतर आए थे जब इंदिरा ने गड़बड़ की थी, लोकनायक। अरुणा आसफ अली जो अपने यहीं जन्मी थी, कहाँ, हाँ, अरुणा गांगुली, दोनों बहुत बड़े नाम हैं इन महिलाओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। ये भारत और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यूपी की कौन से नंबर की थी ये, चौथी, फोर्थ थी ये। 1963 से 1967, सन भी लिख लेना, 1963 से 1967, 63 से 67, फोर्थ नंबर की सीएम रही है यूपी की। तो भारत में हरियाणा से बनने वाली पहली महिला जो यूपी की सीएम रही, कौन है ये, सुचेता कृपलानी। इनकी डेथ कब हुई है, 1974। अरुणा की डेथ लेट हुई है 96 में। अरुणा का और इसका बर्थ लगभग साथ का है, एक 1908 की, एक 9 की, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड मरने वाले में काफ़ी अंतर है। कैप्टन फतेह सिंह, ये फर्स्ट मेयर कौन बनी थी दिल्ली की, हाँ, वो मेयर बनी, और ये जो सुचेता है ये सीएम बनी। उल्टा मत कराना, अलग अलग हैं दोनों। कैप्टन फतेह सिंह पढ़ा हुआ है हमने, नहीं पढ़ा, जल्दी से पढ़ लो। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ नामक गांव में हुआ। आप सब जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ा हिसार में लग रहा है, और खेदड़ का नाम बहुत फेमस है। फतेह सिंह सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य थे। और हम ये भी जानते हैं हरियाणा से कितने सैनिक गए थे, 2847 सैनिक किस में शामिल होने गए थे, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका मुखिया कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कितने शहीद हुए थे, 3, 4, 6। मणिपुर में झंडा फहराया था सूरजभान नाम के हमारे ही एक आदमी ने। चलो पढ़ेंगे आगे। तो फतेह सिंह सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय, यहाँ लिख लो 2847 सैनिक। अगर ये नहीं मिला 2847 तो 2715 मिलेगा, और लिख लेना 2847 पहली प्रायोरिटी, लेकिन ना मिले तो 2715। और इनमें से शहीद कितने हुए, 346, ये लिख लो, शहीद होने वाले 346। आगे पढ़ लो। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में फतेह सिंह को आज़ाद हिंद फौज की आर्म्ड कॉर्प्स कंपनी का कैप्टन बनाया गया। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक बड़ी कंपनी थी, कंपनी का मतलब जब सैनिकों की टुकड़ी, इसका मुखिया हमारे हरियाणा से कौन बने थे, कैप्टन फतेह सिंह। हरियाणा में आर्य समाज तो शायद पढ़ लिया था, ठीक है। अब बताओ आगे क्या नहीं पढ़ा। अगले पेज पे देख लो, सारे नाम पढ़ लिए थे, नीचे मैप के नीचे पेज 68 चेक करो, सारा हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, ठीक है, सारे रहते हैं, ये कोई नहीं, ये सब तुम्हें अब आ जाएगा क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ किताब से पढ़ना है। पहला देखो, समाज सुधार आंदोलन, हम जानते हैं आर्य समाज किसने बनाया था, हाँ, वही बड़े आदमी हरियाणा भी आए थे, रेवाड़ी 78 में ना, एक बार 71 में आए थे, तब कोई जानता नहीं था। फिर देखो 17 दिन रहे थे, एक उन्होंने लकड़ी से ऐसे, राव युधिष्ठिर किसका बेटा, राव तुलाराम का, वही सारी बातें तुम्हें सब आता है। अब ये देखो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी के मध्य गौशाला खोली, खुद खोली या काम दे गए थे, काम दे गए, क्योंकि ये तो चलते फिरते रहते थे। काम किसको दिया, राव युधिष्ठिर को। आगे पढ़ो। 1875 को स्थापित आर्य समाज, ये कहाँ था आर्य समाज, हाँ ये मुंबई में था, यहाँ इसके ऊपर मुंबई लिख लो। कि रेवाड़ी में शाखा बनी 1880 में, पहले शाखा बनी या पहले गौशाला बनी, पहले गौशाला फिर शाखा।
इस शाखा को बनाने में नाम तो इन्हीं का चलेगा, लेकिन इसके सचिव रह गए थे लाला लाजपत। लाला लाजपत राय 15 साल का लड़का था इस टाइम पर, अगर देखें, क्योंकि कब पैदा हुए थे लाला जी? 1863 में, याद है ना हमें ये। इस टाइम ये पढ़ते थे, तो रोज यहाँ नहीं रहते, रोज तो ये अपने कॉलेज में रहते, कभी कभी काम संभालने आते थे। ये टिक कर लो। रेवाड़ी में शाखा 80 में खुली। कट्टर हिंदुओं ने कौन सी धर्म सभा बनाई थी फिर? सनातन, जिसके वो व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा, जिनका अखबार था एक मथुरा नाम का और एक रिफाए आम और हरियाणा, झज्जर से निकले थे, वही हैं ये। पढ़ के देखो। 80 में खुली। कट्टर हिंदुओं ने विरोध स्वरूप झज्जर में 86 में सनातन धर्म की शाखा खोली। और किसने खोली थी? पंडित दीनदयाल शर्मा। लिख लो यहाँ, पंडित दीनदयाल शर्मा। दोनों बड़े लीडर हैं, कम कोई नहीं है इनमें से। पंडित दीनदयाल शर्मा। आगे पढ़ना। हरियाणा के अन्य जिलों में भी आर्य समाज की शाखा खोली गई। सनातन धर्म के प्रचारक, ये टिक कर लो, दीनदयाल शर्मा। कहाँ थे ये? झज्जर। सबसे पहले दयानंद सरस्वती हरियाणा में अंबाला आए थे, लेकिन तब तक सरस्वती जी को कोई जानता ही नहीं था। ये तो फेमस ही 75 के बाद ज्यादा हुए। रेवाड़ी के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे राव युधिष्ठिर। कौन है ये? राव तुलाराम के वंशज हैं, उनके बेटे हैं, जिनकी डेथ कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान, 38 साल में। फिर ये बड़े होके आगे राजा बनेंगे 57 की क्रांति के 20 साल बाद, 1877 में। फिर यहाँ घूमने जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और फिर ये जमीन उनको देंगे कि ठीक है यहाँ गौशाला बनेगी। चलो, राव युधिष्ठिर के पास लिख लो, राव तुलाराम के बेटे, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। गौशाला का सारा खर्चा इन्होंने किया था कि हम करवाएंगे सारा काम, इलाका इनका था ये। मुस्लिम सुधार संगठन। हरियाणा में मुस्लिम बहुत ज्यादा थे या थोड़े थे? किस बेल्ट में ज्यादा थे? एक मेवात में, एक पानीपत में। लेकिन रोहतक भी याद करो, मुस्लिम जा रहे थे जब गांधी जी को पकड़ के नहीं लाए थे क्या? संविधान सभा के एक आदमी, क्या नाम था उनका? रणबीर सिंह हुड्डा और श्रीराम शर्मा। दिल्ली से गाड़ी में बैठ के गांधी जी रोहतक आए थे। पढ़ो इसको। हरियाणा में पहला मुस्लिम संगठन अंजुमन शहर, अंजुमन का मतलब होता है महफिल, यानी जहां इकट्ठे बैठते हैं, महफिल। अंजुमन शहर 1976 लिखा है। नेशनल मोमडन एसोसिएशन, वैसे धर्म के ऊपर क्वेश्चन कम बनेंगे पर पढ़ लेते हैं। नेशनल मोमडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई। इसकी शाखाएं 2 जगह आई मोमडन वाली, एक अंबाला और एक हिसार। अंबाला में हमें याद है कांग्रेस भी थी, अंबाला में आर्य समाज भी था, और अंबाला में ही मुस्लिम संगठन भी आ गए। ऐसे ही हिसार में याद करो, हिसार में कांग्रेस की शाखा भी थी, आर्य समाज की भी थी, और अब ये भी आ गए। 1880 में सिखों ने सिख सभा की स्थापना की। 85 में जब कांग्रेस का पहला सम्मेलन बंबई में हुआ तो 72 प्रतिनिधियों में से पंजाब हरियाणा की तरफ से एकमात्र कौन गए थे? लाला मुरलीधर। ये कहाँ पैदा हुए थे, कब? पलवल में 1848 में। जिसको ना पता हो लिख लेना। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन एक ही बात है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कुंज रानी। हमने कल कई सारी महिलाओं के बारे में जिनका नाम आ सकता है वो लिख लिया था। स्वदेशी आंदोलन के समय हरियाणा, स्वदेशी कब चला था? 1905-6। स्वराज स्वदेशी, याद है तुम्हें ये बातें? 1905 और 1906। पहले स्वदेशी, फिर स्वराज। इस टाइम तक गांधी नहीं आए थे, इस टाइम तक क्रांतिकारी भी बहुत ज्यादा नहीं थे। इस टाइम तक तुम्हारे देश में उदारवादी ही चल रहे थे, और ये चलाने का कारण था अंग्रेजों ने क्या बनवा दी थी? मुस्लिम लीग। और किसका विभाजन करवा दिया था? इसीलिए तो हमने ये चलाए थे। फिर स्वदेशी और स्वराज। उस टाइम हरियाणा में क्या हो रहा था, जल्दी से पढ़ो। 1907 तक हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो गई थी। 5 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बढ़ गई थी। ये 3 लड़के काम कर तो रहे थे, लाल, बाल, पाल, और इनका टारगेट था 1907 के अधिवेशन में अपने में से एक को लीडर बनवाना। वो लीडर होते तिलक। लेकिन हमें याद है कि नागपुर का अधिवेशन किसने बदलवा दिया? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। और अधिवेशन होना था नागपुर में, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उठा के कहाँ ले गए? सूरत में। और फिर अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। पढ़ो जल्दी से।
तो 5 में बंगाल विभाजन के दौरान लाला जी की लोकप्रियता बढ़ गई। 7 को उन्हें भारत से निर्वासित करके बर्मा मांडले जेल भेज दिया था। हमें पता तो है फिर ये वापस बुला लिए गए थे जन दबाव के चलते। ये 1909 की घटना तो नहीं है, 7 लिखा है ना, इसको मैं एक बार चेक करूंगी, मुझे 1909 की लग रही है घटना। चलो मार्ले मिंटो सुधार पढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में किन लोगों को डिवाइड करने का काम किया था? हिंदू मुसलमान, ये इनका उस टाइम का चालाकी थी। इस सुधार कमेटी में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के रूप में हिसार से थे जवाहरलाल भार्गव, ये नेहरू वाले नहीं है, हमारे हैं। और करनाल से मौलवी अब्दुल गनी। दोनों के नाम से तुम्हें क्या अंदाजा हुआ? एक हिंदू है और एक मुसलमान, और हमें यही दिखाना है कि हमें अलग नहीं होना, इसीलिए पढ़ के देखो शामिल थे। इसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त ने रेवाड़ी से शिव शंभू का चिट्ठा, ये बाल मुकुंद गुप्त कौन है? गुड़ियानी में जन्मे, 14 नवंबर 1865। जब ये 8वीं क्लास में थे, इनका लेख, वो जो कट्टर सनातन हिंदू धर्म सभा पंडित दीनदयाल शर्मा के मथुरा से निकले अखबार, जिसका नाम था, अखबार का नाम क्या था? मथुरा। पहले यही था जहां से निकल रहा उसी का नाम, जैसे हरियाणा से क्या निकला था पहले? हरियाणा। कौन से इलाके से? झज्जर। जिसके पीछे भी नाम किसका था? पंडित दीनदयाल शर्मा। ये वही बाल मुकुंद गुप्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका उपनाम क्या था जब ये लिख रहे उर्दू में? शैदा, उपनाम था शैदा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हरियाणा, जल्दी से पढ़ लो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने बहुत काम किया, पर हरियाणा में इनके काम को आगे बढ़ाया पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल लीग 16 की स्थापना की। हरियाणा की शाखा के अध्यक्ष थे पंडित नेकीराम शर्मा। आसफ अली के साथ गिरफ्तार हुए। आसफ अली कौन? अरुणा के हस्बैंड हैं ये आसफ अली, और ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। आसफ अली जो है ना, यूएस में इंडिया से पहला एम्बेसडर है, लिख लो यहाँ, अमेरिका में भारत से पहले एम्बेसडर यही थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूएस में इंडिया से पहले एम्बेसडर तो आसफ अली। चलो, इनका संबंध हरियाणा से नहीं, इनकी पत्नी का संबंध हरियाणा से है। अरुणा कहाँ जन्मी थी? ठीक है, अरुणा मेयर बनी थी या सीएम बनी थी? और सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? कौन से नंबर की? तो ये दिल्ली की पहली मेयर बनी थी महिलाओं में। चलो जल्दी से अगला पढ़ो। एनी बेसेंट तो अध्यक्ष हो गए। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फटाफट टिक कर लो। आर्य समाज के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट की घोर निंदा की और महात्मा गांधी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी आए, लेकिन क्या हुआ था? 10 अप्रैल को पकड़ लिए गए थे, परंतु 10 अप्रैल 19 को पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए। और क्या खास था यहाँ? एक तो म्यूजियम है, और ये इंडिया में इनकी पहली गिरफ्तारी। 13 अप्रैल 19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की उपाधियां त्याग दी। कौन मुरलीधर? ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और राय बहादुर की उपाधियां, केसरे हिंद इनको क्यों मिल गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की भर्ती कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? गांधी का, सार्जेंट। खिलाफत बस पढ़ लो। सूफी इकबाल और खैर मोहम्मद ये नेता थे। असहयोग फटाफट से पढ़ेंगे। इसके दौरान रोहतक की सभा के अध्यक्ष थे लाला श्यामलाल। चौधरी छोटू राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, क्या ये गांधी के साथ थे? 20 में। कब कांग्रेस में गए थे? 16। कांग्रेस त्याग दी। 23 में क्या बना ली? जमींदारा लीग, यूनियनिस्ट पार्टी को फेमस करने के लिए। 37 के चुनाव में ये जीते, लेकिन 45 में ये एक्सपायर हो गए। इनकी किससे कहा सुनी हुई थी? जिन्ना से। जिन्ना ने रातों रात क्या किया था? बोर्ड बदल दिया और जमींदारा लीग को यूनियनिस्ट पार्टी बना दिया। चलो आगे देखो फटाफट से। तो रोहतक की सभा, चौधरी छोटू राम ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया क्योंकि वे इसके विरोध में थे। ये इंपॉर्टेंट लिख लो। हरियाणा के किस बड़े नेता ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? छोटू राम। ये इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ लो। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली शौकत अली वाले, 21 में हरियाणा आए अक्टूबर में। याद है ना, गांधी भी आए थे 22 अक्टूबर को, वो 20 में आए थे। 15 फरवरी को गांधी जी ने भिवानी में कांग्रेस की सभा को संबोधित किया। रोहतक में आकर वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी। ये 16 को आए थे और 16 को कलानौर में थे, 17 को नींव रखी थी। इससे पहले एक संस्था तो ऑलरेडी चल रही थी, जाट संस्थाएं, जो अपने देसी स्कूल चला रही थी।
ये वैश्य स्कूल भी चल रहा था लेकिन किराए के कमरे में। फिर इसकी नींव रखी, इसकी बिल्डिंग बनाने की गांधी ने। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना नींव रखी, यहाँ लिख लो 17 फरवरी 1921। 16 को गांधी आ गए थे रोहतक, 16 को पहले सुबह कलानौर थे, शाम को रोहतक थे, फिर 17 को जाके नींव रख दी। इसी दौरान 23-24 में छोटू राम जी ने क्या बना लिया था, जमींदारी लीग। ये जमींदारी और जमींदारा एक ही है। किस पार्टी को प्रमोट किया था, यूनियनिस्ट। पर क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ के लोगों की समझ में ना आती, कौन सा नाम रख दिया, जमींदारा लीग। चलो एक दो और रह गए, साइमन कमीशन रह गया, दांडी, आगे भी रहते हैं, कोई नहीं। फिर ये कल, अच्छा प्रांतीय देश, ये सब वही है जो हम पढ़ चुके, कल इसको पूरा करा के, गांधी तो शायद पहले पढ़ रखा है। ये जो पढ़ा रही हूँ ये सब वही है जो पीछे आया था, कल कर लेंगे इसको।